वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो सॉलिड्स को बेसिकली चार क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है: क्रिस्टलन सॉलिड्स, पॉलीक्रिस्टलन सॉलिड्स, एमोर्फस सॉलिड्स और पॉलीमोरिक सॉलिड्स। तो ये जो पॉलीमोरिक सॉलिड्स है इनका जिक्र पंजाब के बोर्ड में है। जो केपी का बोर्ड है वो पॉलीमेरिक सॉलिड्स को एमोर्फस सॉलिड्स के अंदर ही क्लासीफाई कर लेता है, यानी वो मान लेते हैं कि जो पॉलीमर्स है वो एक टाइप है एमोर्फस सॉलिड्स का। तो ये तो बेसिकली एक समरी है, इस पे हम बाद में आएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्रिस्टलन सॉलिड्स से। तो क्रिस्टलन सॉलिड्स वो सॉलिड्स है जिनमें आपको एक डेफिनेट ऑर्डर मिलता है, यानी जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स का मतलब यानी जो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे जिनसे ये सॉलिड बना है, या आयंस होंगे, उनमें आपको एक अरेंजमेंट मिलेगी, उनमें आपको एक ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, एक डेफिनेट ऑर्डर होगा जिसमें उसके एटम्स अरेंज हो गए होंगे। जैसे ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है क्रिस्टलन सॉलिड का, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स है वो एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज है। जबकि आप अगर इधर एमोर्फस सॉलिड्स को देख ले तो उनमें जो है ये ऑर्डर हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, उनके जो एटम्स होते हैं वो एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज नहीं हुए होते हैं। ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो दो तरह के ऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और एक होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो ये जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वेल अबव एटॉमिक लेवल। ठीक है, वेल अबव एटॉमिक लेवल। और ये जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर है इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि नियर द एटॉमिक लेवल। ठीक है, नियर द एटॉमिक लेवल। तो बेसिकली ये जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा ये हमें थ्रू आउट द क्रिस्टल नज़र आएगा। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा कि सिर्फ ये कुछ 2-3-4 एटम्स के बीच में ये ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है ना, बल्कि क्या होगा कि बहुत सारे एटम्स के बीच में हमें ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो फिर हम इसको बोलेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अगर यही ऑर्डर जो है ये सिर्फ 2-3 एटम्स के बीच में है, ठीक है, यानी सारे जो एटम्स है सॉलिड के या क्रिस्टल के उसमें ये ऑर्डर नहीं है, कुछ ही एटम्स में ये ऑर्डर है, तो फिर इसको हम बोलेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, अब जो क्रिस्टलन सॉलिड्स होते हैं उनमें जो ऑर्डर होता है वो आपको थ्रू आउट द क्रिस्टल नजर आएगा, तो इस वजह से हम बोलते हैं कि उनमें जो ऑर्डर होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, और जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनमें ऑर्डर कुछ ही एटम्स के बीच में होता है, यानी आपको 2-3-4 एटम्स के बीच में ऑर्डर मिलेगा, फिर कोई ऑर्डर नहीं होगा, फिर 2-3 एटम्स के बीच में, यानी उनमें जो एग्जिस्ट करता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब चूंकि क्रिस्टलन में थ्रू आउट द क्रिस्टल भी ऑर्डर है और 2-3 एटम्स के बीच में भी ऑर्डर है, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स है ये दोनों प्रेजेंट है क्रिस्टलन में। ठीक है, क्योंकि उनके एटम्स, कुछ एटम्स भी अरेंज है और सारी भी अरेंज है। तो अब जो एग्जांपल्स हैं इनके वो है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो जो सॉल्ट है जो हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो क्रिस्टलन है, उसका जो शेप है वो क्यूबिक है। ठीक है, यानी अगर आप लोग यहाँ पे देख ले तो इस तरह से एक क्यूब, ठीक है, क्यूब बहुत सारे क्यूब्स मिलके जो है सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि क्यूब के फॉर्म में इसके जो सोडियम और क्लोराइड के एटम्स है वो अरेंज है। ठीक है, ये जो है ये क्वार्ट्स है, तो क्वार्ट्स भी जो है क्रिस्टलन है। क्वार्ट्स बेसिकली क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो उसमें जैसे आप लोग यहाँ पे अगर फोकस कर लिए, ये ऑक्सीजन का एटम है, हर ऑक्सीजन एटम 2 सिलिकॉन एटम्स के साथ अटैच हुआ होता है। यहाँ पे अगर आप देख ले तो ये ऑक्सीजन एटम है, ये हर ऑक्सीजन एटम 2 सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। ठीक है, तो क्वार्ट्स जो है वो भी एक क्रिस्टलन है क्योंकि उसके एटम्स में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हमें मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो डायमंड है, डायमंड भी एग्जाम्पल है क्रिस्टलन सॉलिड्स का। तो अगर मैं उसका शेप ड्रॉ करूँ डायमंड का, तो जो डायमंड है उसका भी सोडियम क्लोराइड की तरह क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो हर कॉर्नर के ऊपर एक कार्बन का एटम होता है। ठीक है, क्योंकि जो डायमंड है ये कार्बन का ही एक फॉर्म है, तो जितने भी 8 कॉर्नर्स है उन पे हमें एक कार्बन एटम मिलेगा और एक कार्बन एटम बिल्कुल सेंटर पे होगा, और बाकी जो 6 फेसेस है, यानी टॉप का फेस हो गया, बॉटम का हो गया, ये राइट वाला हो गया, लेफ्ट वाला हो गया, फिर ये वाला फेस हो गया और ये फेस हो गया, इन 6 फेसेस के ऊपर भी एक एक एटम होता है। ठीक है, तो डायमंड में भी इस तरह की हमें अरेंजमेंट मिलती है और इस फॉर्म को हम कहते हैं फेस सेंटर क्यूबिक। ठीक है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो फेस सेंटर क्यूबिक है। डायमंड्स के एटम में भी हमें अरेंजमेंट मिलती है, तो ये भी एक एग्जांपल है क्रिस्टलन सॉलिड्स का। इसके अलावा जो सक्रोज है जिसको हम शुगर बोलते हैं वो भी क्रिस्टलन सॉलिड है।
अब बात करते हैं क्रिस्टलन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। तो जितने भी क्रिस्टलन सॉलिड्स है उनके वेल डिफाइंड एजेस और फेसेस होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली ऑर्डर अरेंजमेंट की वजह से होता है, क्योंकि उनके एटम्स में एक ऑर्डर होता है, ठीक है। तो इसलिए उनके जो स्मूथ फेसेस होंगे, ठीक है, जैसे ये फेसेस है तो ये फेसेस स्मूथ होंगे और शार्प एजेस उनके होंगे, ठीक है ना। तो ये होंगे वेल डिफाइंड, ठीक है, यानी कोई इरेगुलर नहीं होंगे। और इसके अलावा जो मेल्टिंग्स और बॉइलिंग पॉइंट्स है क्रिस्टलन सॉलिड्स के, वो भी शार्प होंगे, ठीक है। अब शार्प का मतलब ये है कि उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होंगी। तो जैसे हम सोडियम क्लोराइड को उठाते हैं तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और अगर हम ग्लास को देखते हैं तो ग्लास जो है वो एमोर्पस है, ठीक है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1400 टू 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है, ठीक है। यानी ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये एक रेंज है, और ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और ये चूंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, पूरा रेंज है, ठीक है, तो ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। तो जितने भी क्रिस्टलन सॉलिड्स है उनके शार्प मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, और जो एमॉर्फस होते हैं उनके शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं होते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह क्यों होता है, यानी क्रिस्टलन सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट की वजह से, ठीक है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है क्रिस्टलन सॉलिड्स की वो अरेंजमेंट की वजह से। देखिए पहले ये समझते हैं कि एक सॉलिड किस तरह से मेल्ट होता है, ठीक है। क्रिस्टलन सॉलिड्स के जो एटम्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, यानी वो स्टैटिक नहीं होते, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वो वाइब्रेट करते हैं। जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो कवर करते हैं उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब इस वाइब्रेशन के बाद भी जो सॉलिड है वो हमें इंटैक्ट नज़र आता है, ठीक है। इंटैक्ट मतलब उसकी जो जियोमेट्री है वो एग्जैक्टली वही हमें नज़र आती है जो है वो, यानी उसमें हमें वही अरेंजमेंट मिलती है, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड है वो कम है कंपेयर टू द फोर्सेस जो इनमें जो कोहेसिव फोर्सेस पाए जाते हैं, ठीक है। यानी एटम्स के बीच में कोहेसिव फोर्सेस है, बॉन्डिंग फोर्सेस है, जो इन एटम्स को आपस में जोड़ के रखता है, और हमें वो ऑर्डर वही ऑर्डर अरेंजमेंट देखने को मिलता है, और जो स्ट्रक्चर है वो इंटेक होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर हम टेम्परेचर सप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर से क्या होता है कि एटम्स को एनर्जी मिल जाती है, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाता है, और वो अब ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जो कोहेसिव फोर्सेस है उसके मुकाबले में जो एम्पलीट्यूड है या वो फोर्सेस जो बॉन्ड्स को ब्रेक करना चाहते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, और होता ये है कि एटम्स के सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और एटम जो है लिक्विड फॉर्म में चला जाता है बजाय सॉलिड के। अब चूंकि क्रिस्टलन सॉलिड्स में एक ऑर्डर है, सारे एटम्स एक ही ऑर्डर में अरेंज है, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सारे एटम्स के जो बॉन्ड्स होंगे वो एक साथ ब्रेक करेंगे और एक ही वैल्यू पे सारे लिक्विड में चले जाएंगे। अब अगर हम एमोर्पस को देख ले तो एमोर्पस में क्या होता है कि ये जो ऑर्डर होता है ये कुछ ही एटम्स के बीच में होता है, ठीक है, सारे एटम्स में अरेंजमेंट होता नहीं है, ठीक है। तो कुछ एटम्स जो होंगे उनमें बॉन्ड पहले ब्रेक हो जाएगा, कुछ एटम्स में बाद में ब्रेक हो जाएगा। तो लेट्स से मेल्टिंग 1400 पे स्टार्ट हो गई, कुछ एटम्स 1400 पे लिक्विड में चले गए, कुछ 15 में चले जाएंगे, और लास्ट में सारे एटम्स जो है वो 1600 पे चले जाएंगे, क्योंकि उनमें एक डेफिनेट ऑर्डर नहीं है, ठीक है, बॉन्ड्स एक साथ ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है क्रिस्टलन सॉलिड्स की वो है क्लीवेज, ठीक है। क्लीवेज का सिंपल मतलब है टूटना, ठीक है, या तोड़ना। तो हम जब क्रिस्टलन सॉलिड्स को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो वो डेफिनेट क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स के अलोंग टूटेगा, ठीक है। यानी चूंकि क्रिस्टलन सॉलिड्स में वही के ऑर्डर है, तो अगर हम ग्रेफाइट का एग्जांपल लेते हैं उसमें क्या होता है कि इस तरह से कार्बन एटम्स के शीट्स होते हैं, ठीक है, ये इस तरह से शीट्स में अरेंज होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये कार्बन एटम्स है, ठीक है, बीच में इधर जो है आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो ये जो कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट है या एक लेयर है ये स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, बीच में आपको कोई एटम्स नजर नहीं आते। तो बेसिकली ये क्या है, ये आपका प्लेन ऑफ वीकनेस है, ठीक है, प्लेन ऑफ वीकनेस। सिमिलरली यहाँ पे भी लेयर नहीं है, लेयर के बीच में गैप है, तो ये भी प्लेन ऑफ वीकनेस है, यानी एक प्लेन है जिसके अलोंग एटम्स नहीं है, ठीक है। तो हम ग्रेफाइट को इस प्लेन के अलोंग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्लेन्स है ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो ऑर्डर अरेंजमेंट की वजह से हमें क्रिस्टल्स में कुछ प्लेन्स नजर आते हैं, जिन प्लेन्स के अलोंग हम इस क्रिस्टल को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इन प्लेन्स को हम क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स बोलते हैं। ये प्लेन्स एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होते हैं, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ वीकनेसेस होते हैं जहाँ से हम क्रिस्टल को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो पीस काटेंगे, लेट से हमने यहाँ से इसको काट लिया, ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसके सेम प्रॉपर्टीज होंगे जैसे प्रॉपर्टीज रिमेनिंग क्रिस्टल के हैं या पूरे क्रिस्टल के थे, ठीक है ना। तो ये एक और प्रॉपर्टी है
क्रिस्टलन सॉलिड्स की, कि अगर हम उसमें से एक पार्ट क्लीवेज करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसके प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करेंगे टू द पेरेंट एटम और टू द पेरेंट क्रिस्टल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी क्रिस्टलन की है बिकॉज उनमें एक ऑर्डर अरेंजमेंट है। अगर एमोर्फस की हम देख ले तो वहाँ पे हम इस तरह की शीट्स या एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नज़र नहीं आती, एक डेफिनेट जो है वो प्लेन्स ऑफ वीकनेसेस नहीं होती, तो इस वजह से उनकी क्लीवेज की प्रॉपर्टी नहीं होती। जो लास्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे क्रिस्टलन सॉलिड्स की, वो है एनाइसोट्रॉपी। और एनाइसोट्रॉपी का मतलब ये है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को मेजर करेंगे, ठीक है, किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, अगर आप इनको मेजर करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में अगर आप इनको मेजर करेंगे तो आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। तो फिर इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी और इन प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी हम ग्रेफाइट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यही कार्बन के, चलो इस तरह से छोटे छोटे एटम्स के फॉर्म में इसको ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन के एटम्स है, ठीक है, ये इस तरह से अरेंज है शीट्स के फॉर्म में, कार्बन एटम्स, और बीच में हमारे पास जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, या इस तरह से कह देते हैं कि एक सेल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद या सेल अप्लाई करने के बाद जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे और हमें करंट नज़र आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉइड्स है और ये इस तरह से यहाँ से निकल के आ सकते हैं। अब अगर हम इसको रिमूव कर दे, ठीक है, ये नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द एक्स डायरेक्शन अप्लाई करने की बजाय हम क्या कर दे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इन दी वाई डायरेक्शन अप्लाई कर दे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस को देख लीजिएगा, ठीक है। यानी अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस तरह से अप्लाई किया है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स को ये एटम्स क्रॉस करने पड़ेंगे, ठीक है, यानी इनको इन लेयर्स को क्रॉस करके इस टर्मिनल पे आना होगा, ठीक है। तो इस पॉजिटिव टर्मिनल में रीच करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को जो है ये बैरियर क्रॉस करना होगा, ठीक है। यानी अब इनके इस डायरेक्शन में एक बैरियर है, एटम्स का लेयर है सॉलिड्स के आगे, तो इनको क्रॉस करना होगा। तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स इनको क्रॉस नहीं कर सकते, तो इस डायरेक्शन में इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बिल्कुल ज़ीरो होगी, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो के करीब होगी, यानी नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेफाइट की होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यानी हुआ क्या कि हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, प्रॉपर्टी को मेजर करने का डायरेक्शन हमने चेंज कर लिया और हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिल गई। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी, ठीक है। और इसका रीज़न बेसिकली यही पर्टिकुलर ऑर्डर था, ठीक है, यानी एटम्स एक ही डायरेक्शन में अरेंज थे। अब अगर लेट से एटम्स में जो है कार्बन एटम्स इस तरह से रेंडमली ओरिएंट होते, ठीक है, तो बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते, तो इस डायरेक्शन में मेजर करो, इस डायरेक्शन में मेजर करो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेस्ट ऑर्डर है, सारे डायरेक्शंस में आपको जो है एटम्स की अरेंजमेंट सेम है, ठीक है ना, यानी कोई अरेंजमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से किसी भी डायरेक्शन में आप अगर उस फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करेंगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो एनाइसोट्रॉपी का जो रीज़न है वो भी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, ठीक है। अब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो हमें लेटेस्ट पॉइंट्स या लेटेस्ट साइट्स, बेसिस और यूनिट सेल, ये कुछ टर्म्स है जिनको हमें समझना होगा, ठीक है। तो क्रिस्टल का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब अगर उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम जस्ट पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है ना, यानी एटम्स को हटा के उसका जो स्ट्रक्चर है उसको सिर्फ पॉइंट से रिप्रेजेंट करें, तो इसको हम फिर बोलते हैं लेटेस्ट, ठीक है। अब जैसे लेट से सोडियम क्लोराइड का इस तरह से ये 3 डायमेंशनल शेप है, ठीक है। तो अगर हम बजाय पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के और उसमें एटम शो करने के जस्ट पॉइंट्स शो कर दे, ठीक है, और सोडियम और क्लोराइड एटम्स को इस तरह के पॉइंट से रिप्रेजेंट कर ले, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा पूरा 3D उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स होंगे इनको हम लेटेस्ट पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है, या लेटेस्ट साइट्स भी बोलते हैं। और जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स है, ठीक है, एटम्स भी हो सकते हैं सिंगल एटम्स जैसे सोडियम और क्लोराइड का हो गया, और ग्रुप ऑफ एटम्स भी ये हो सकते हैं, ठीक है, जिनको हमने पॉइंट्स के तौर पे रिप्रेजेंट कर लिया, इनको हम बोलते हैं बेसिस, ठीक है। यानी यहाँ पे लेट से सोडियम के एटम ने होना था, इधर क्लोराइड के एटम ने होना था, ठीक है, अगर सोडियम क्लोराइड का ये क्रिस्टल होता, तो उस केस में ये जो पॉइंट्स थे इनको हम बोलते हैं लेटेस्ट साइट्स या लेटेस्ट पॉइंट्स, और जो एटम्स जिनको इन पॉइंट्स पे होना था उनको हम बोलते हैं बेसिस, ठीक है। तो क्रिस्टल लेटेस्ट यानी पॉइंट्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में और बेसिस मिलके क्या बनाता है, क्रिस्टल बनाता है, ठीक है। तो जैसे ये देखिए ये पॉइंट, तो ये जो है ये हमारे पास लेटेस्ट है, ठीक है, यानी
पॉइंट्स के थ्रू हमने स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और यहाँ पे जो बेसिस है वो हमारा ग्रुप ऑफ एटम्स है बजाय एक एटम्स की। तो अगर हम यही ग्रुप ऑफ एटम्स इन लेटेस्ट पॉइंट्स के ऊपर प्लेस कर देते हैं तो ये जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अब डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक का जो एग्जांपल है वो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। क्यूबिक फेस सेंटर है, जो कि ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया डायमंड का, कि आपका सेंटर के ऊपर भी एक एटम होता है और सारे फेसेस के ऊपर भी एक एटम होता है। क्यूबिक बॉडी सेंटर हो गया, ठीक है, कि उसमें सारे जो कॉर्नर्स है जैसे सोडियम क्लोराइड की तरह उसमें होंगे आपके एटम्स और एक सेंटर पे होगा, और एक हेक्सागोनल हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आपके पास बन के आ जाती है, ठीक है। ट्रांसलेशन वेक्टर्स को टच किया गया है केपी बोर्ड में, तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं पॉलीक्रिस्टलन सॉलिड्स की, ठीक है। तो पॉलीक्रिस्टलन सॉलिड्स जो है ये सिंगल ग्रेन्स, ठीक है, या सिंगल क्रिस्टल से बने हुए होते हैं, ठीक है। यानी सिंगल साइज क्रिस्टल्स आपस में मिलके एक बड़ा सॉलिड बना देते हैं, जिसको फिर हम बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलन सॉलिड्स। पॉली मीन्स मेनी, यानी मेनी स्मॉल स्मॉल यूनिट्स जो है आपस में मिल गए हैं, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे रॉक हो गया, ठीक है, आइस हो गया, तो इनमें क्या होता है कि स्मॉल सिंगल साइज क्रिस्टल्स आपस में मिल के एक बड़ा सॉलिड बना देते हैं, ठीक है। और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं इनको फिर हम बोलते हैं ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन्स या क्रिस्टल्स, एक क्रिस्टल। और ये जो है चूंकि आपस में मिल गए होते हैं तो इनके बीच में एक बाउंड्री हमें नजर आती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेन बाउंड्री। अब एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ये है कि इनमें जो ग्रेन्स आपस में मिलते हैं इनकी ओरिएंटेशन भी डिफरेंट होती है, ठीक है, ओरिएंटेशन भी डिफरेंट होती है, और जो अरेंजमेंट है वो भी ऑर्डर नहीं होता, ठीक है, डिसऑर्डर्ड होता है, ठीक है। यानी सिंगल ग्रेन को अगर हम देख ले तो सिंगल ग्रेन में हाँ बेसिकली अरेंजमेंट होता है, लेकिन जब ये ग्रेन्स आपस में मिलते हैं तो एक ग्रेन का दूसरे और तीसरे ग्रेन के रिस्पेक्ट में जो ओरिएंटेशन होता है या जो अरेंजमेंट होता है वो डेफिनेट नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम अब इस क्रिस्टल को देख ले, देखिए इसका जो लॉन्ग साइड है वो अलोंग द एक्स एक्सिस ओरिएंटेड है, ठीक है, और इस क्रिस्टल का जो लॉन्ग साइड है वो अलोंग द वाई एक्सिस ओरिएंटेड है, यानी इनकी जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है। इसके अलावा एटम्स की जो अरेंजमेंट है जैसे आप देख सकते हो ये इस तरह से लेयर्ड में अरेंज है, ये इस तरह से लेयर्स में अरेंज है, ठीक है। तो अरेंजमेंट भी एक ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, यानी डिसऑर्डर्ड है। एक क्रिस्टल के अंदर आपको अरेंजमेंट मिलेगी जब आप पूरे सॉलिड को देखेंगे और एक एक क्रिस्टल को उसमें लेंगे, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर उनमें कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो पॉलीक्रिस्टलन सॉलिड्स होते हैं यानी रॉक्स हो गए, हमारे आइस हो गए, वो आइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है, इन आइसोट्रोपिक नहीं होते, ठीक है, आइसोट्रोपिक होते हैं बिकॉज ऑफ द डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट, ठीक है। और आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि डिफरेंट डायरेक्शन में आप प्रॉपर्टी को मेजर करेंगे तो आपको सेम वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। अब ये जो एक ग्रेन होता है इसका साइज होता है 10³ एंगस्ट्रम से लेके 10⁴ एंगस्ट्रम तक, ठीक है, यानी जो ग्रेन्स आपस में मिलते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं साइज में। अब जो एमॉर्फस सॉलिड्स है उनमें हमें थ्रू आउट द क्रिस्टल या थ्रू आउट द सॉलिड एटम्स की अरेंजमेंट नज़र नहीं आती या पार्टिकल्स की एक डेफिनेट अरेंजमेंट नज़र नहीं आती, कुछ ही एटम्स में हमें अरेंजमेंट मिलती है, और इस वजह से हम बोलते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड्स में जस्ट शॉर्ट रेंज ऑर्डर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसका जैसे एग्जांपल है वो ग्लास है, ठीक है। तो ग्लास के जो एटम्स है कुछ वेरी फ्यू यानी एटॉमिक लेवल पे उनमें अरेंजमेंट होती है, थ्रू आउट द ग्लास हमें एक डेफिनेट अरेंजमेंट नज़र नहीं आती, ठीक है। इस वजह से ग्लास जो है वो एमॉर्फस सॉलिड्स है, ठीक। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो जो हमने ऊपर क्रिस्टलन की पढ़ ली वही अपोजिट करके एमॉर्फस की प्रॉपर्टीज़ बन जाती है, ठीक है। तो अब ज़रा समझ लेते हैं कि ये एमॉर्फस सॉलिड्स किस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो जब भी हम इनके पेरेंट मेटल को हीट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे लेट्स से अब ग्लास को हमने बनाना है तो जो भी पेरेंट मेटल है, ठीक है, जिससे ये ग्लास बनता है उसको हम हीट करेंगे, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में ले आएंगे। तो जब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा उसके बाद इसकी क्या करेंगे हम कूल करेंगे इसको, ठीक है ना, कूल डाउन, और बहुत तेज़ी से फास्ट कूलिंग करेंगे इसकी, ठीक है। तो इस लिक्विड फॉर्म की अगर हम फास्ट कूलिंग कर देते हैं तो क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं एटम्स को अरेंज होने के लिए टाइम नहीं मिलता, ठीक है, अरेंज होने के लिए टाइम नहीं मिलता, यानी बहुत जल्दी हम इस लिक्विड को कूल कर देते हैं तो जो एटम्स है उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो एक अरेंज हो जाए, ठीक है। तो कुछ ही एटम्स अरेंज कर पाते हैं, बाकी अरेंज नहीं कर पाते, और हमें एक मटेरियल मिलता है जिसमें कोई डेफिनेट ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बनते हैं ये एमॉर्फस सॉलिड्स। अब हम बात करते हैं पॉलीमेरिक सॉलिड्स के ऊपर, ठीक है। तो जो पॉलीमेरिक सॉलिड्स है इनको हम पूरली क्रिस्टलन सॉलिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। यानी ये जो सॉलिड्स है इनमें जो ऑर्डर होता है ये क्रिस्टलन और एमॉर्फस के बीच में हमें मिलता है, ठीक है। यानी ना तो इनमें थ्रू आउट द क्रिस्टल अरेंजमेंट होता है, ठीक है, और ना
एमोर्फस सॉलिड्स की तरह कुछ ही एटम्स के बीच में ऑर्डर हमें मिलता है, ठीक है, यानी कुछ ज़्यादा एटम्स के बीच में हमें ऑर्डर मिलती है और इस वजह से हम इसको बोलते हैं पुअरली क्रिस्टलन सॉलिड्स। अब ये जो है ये पॉलीमर जो है ये नेचुरली आकरिंग भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी नेचुरली भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक रबर्स जो है वो बेसिकली एग्जाम्पल है पॉलीमेरिक सॉलिड्स का या पॉलीमर्स का। इसके अलावा प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, ठीक है, और काफ़ी यूजेस है प्लास्टिक के, पॉली ईथीन के, नायलॉन हो गया वो भी एक पॉलीमर है। तो इन पॉलीमेरिक सॉलिड्स या पॉलीमर्स के हमारे एवरीडे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूजेस है, ठीक है। तो बनते किस तरह से ये पॉलीमर्स, बेसिकली इनमें होता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, और उसमें क्या होता है कि बेसिकली स्मॉल यूनिट्स आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, जिस तरह हमने पॉलीक्रिस्टलन सॉलिड्स में देखा, ठीक है। तो उन स्मॉल यूनिट्स को हम बोलते हैं मोनोमर्स, ठीक है। तो मोनोमर्स आपस में मिलके लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इस रिएक्शन को फिर हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और रिजल्ट में जो हमारे पास एक सॉलिड या मॉलिक्यूल, एक सब्सटेंस मिल के आ जाता है उसको हम बोलते हैं पॉलीमर, ठीक है। और मेनली इन पॉलीमर्स में क्या होता है कि कार्बन का बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। मेनली ये 4 एटम्स होते हैं, इसके अलावा भी कुछ मेटल्स या नॉन मेटल्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन मेनली ये 4 एटम्स होते हैं, ठीक है। अब इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो काफ़ी लो होती है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी काफ़ी लो होती है, और जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वो बेहतर होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ टू वेट रेशो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन मटेरियल का जो वेट होता है वो कम होता है, लाइट वेट होता है, ठीक है, बजाय लाइट वेट के इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे अगर आप स्टील के साथ कंपेयर कर ले तो स्टील काफ़ी हेवी होता है, तब जाके उसकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। यहाँ पे ये लाइट वेट भी है और उसके अलावा भी इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे नायलॉन को देख ले, आप कपड़े पहनते हैं, ठीक है, तो उसका वेट नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम वेट होता है, लेकिन फिर भी उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से कि इनकी जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशो है वो ज़्यादा है, यानी इनका कम वेट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, तो इनके काफ़ी सारे एप्लीकेशन है हमारे एवरीडे लाइफ में। अब लास्टली हम डिस्कस करेंगे इन ट्रांसलेशन वेक्टर्स को, ठीक है, ट्रांसलेशन वेक्टर्स, जो कि इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो लेट्स से मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब अगर लेट से मैं एक वेक्टर ड्रा करता हूँ ओरिजिन से लेके 1 यूनिट की तरफ, ठीक है, तो इस वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में या मैथ में, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो होती है 1i। 1 का मतलब ये है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, और i रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग। इसी तरह से अगर मैं 1 यूनिट वेक्टर ड्रा करूँ अलॉन्ग द वाई एक्सिस तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 जैसे, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं वेक्टर ड्रा करूँ ओरिजिन से 2 तक तो ये होगा 2i, ठीक है। अब ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि ये जो 2i वेक्टर है ना, इसके साथ मैं कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर दूँ या उसको किसी नंबर से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्टेंट वेक्टर जो बनेगा वो 4i होगा, ठीक है, और वो ओरिजिन से लेके 4 तक होगा। तो ये जो वेक्टर है ये 4i है। अब हुआ क्या कि ये जो 2i वेक्टर था इसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया इनटू 4i वेक्टर, ठीक है। तो 4i बेसिकली क्या है, ट्रांसलेशन वेक्टर है 2i का। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसलेशन वेक्टर का। बेसिकली क्या है, रिलैक्स करना या एक्सटेंड करना, ठीक है, एक्सटेंड करना किसी वेक्टर को या उसको जो है शॉर्टन करना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो दो एटम्स के बीच में, दो लेटेस्ट साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है इनको हम बोलते हैं लेटेस्ट कांस्टेंट, ठीक है। अब इसी लेटेस्ट कांस्टेंट को अगर आप डायरेक्शन देते हैं, लेट्स से ये डायरेक्शन, ठीक है, तो ये आपके पास लेटेस्ट ट्रांसलेशन वेक्टर बन जाएगा जिसको एक्सटेंड करके थ्रू आउट द क्रिस्टल, लेट्स से अगर आप सिर्फ 2 डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो आपको प्लेन लेटेस्ट मिलेगा, और अगर आप ये जी डायरेक्शन में भी इन वेक्टर्स को एक्सटेंड करते हैं तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के ट्रांसलेशन से, ट्रांसलेशन मीन्स एक्सटेंशन थ्रू आउट द क्रिस्टल, ठीक है। तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा इन ट्रांसलेशन वेक्टर्स की वजह से या इन वेक्टर्स को ट्रांसलेट करने से वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो बेसिकली मतलब यही है कि आप क्या करते हो, आप वेक्टर्स को एक्सटेंड करते हो, यानी बेसिकली क्या करते हो कि एटम्स को आपस में जोड़ लेते हो थ्रू आउट द क्रिस्टल और आपको एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल मिलता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, और मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में।